अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इनहेरिटेंस अभी पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले ऊपर इसके हेडिंग बना लें, लिख लें 2 एंगल्स या और ऑब्लिक 2 पॉइंट्स ऑफ शरीयत। 2 एंगल या 2 पॉइंट से देखना है हमने शरीयत को। ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर 2 पॉइंट्स बना लें, 2 पॉइंट्स ऑब्लिक एंगल्स ऑफ शरीयत। नीचे लिखें इसके कि 2 कंडीशंस हैं शरीयत को देखने की कि आया कि ये बंदा हकदार है यतीम पोता वरासत से या नहीं है। जो शरीयत इजमा से है, ठीक हो गया, जो इजमा से रूल निकलता है उसके तहत क्लैरिटी से ये कहा गया है कि यतीम पोता वरासत में हकदार नहीं है। हालांकि रूल यही है अगर देखा जाए। ये तो सेक्शन 4 ने आके, सक्सेशन ने आके उनको यतीम पोता पोती और नवासा नवासी को आके जो है वो हिस्सा दे दिया वरासत में। अदरवाइज शरीयत यही कहती है कि जो वारिस जिंदा है सिर्फ उसको मिलेगा, आगे उसकी औलाद, अगर वो मर गया तो आगे उसकी औलाद को नहीं मिलना। अगर वो जिंदा है तो वो ले गया, ठीक है। अगर वो मर गया आगे उसकी औलाद है तो उसको नहीं मिलना। असल वैसे ये है, लेकिन सेक्शन 4 सक्सेशन ने आके ये कहा है कि नहीं, जो मर गया आगे अगर उसकी औलाद है तो उसको भी जाएगा। ठीक हो गया। कंडीशन ए लिख ले यहां पे। कंडीशन ए कहती है कि नो, यहां पे लिखे नो, शरीयत इजमा के तहत यतीम पोता जो है वरासत में हिस्सा नहीं ले सकता, हकदार नहीं है वरासत का। अब इसकी एग्जाम्पल समझें, इसकी इलिस्ट्रेशन समझें, इसको एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल ये कहती है कि दादा है, उसके नीचे 2 बेटे हैं, एक बेटा, दोनों बेटों के आगे बच्चे हैं। अब वो क्या हुए, वो पोते हो गए। ठीक हो गया। एक बेटे का बेटा आ गया वो पोता, बेटे का बेटा आ गया वो पोता। ठीक हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, कॉमन सेंस की बात है। दादा है, उसकी आगे औलाद है, बेटा है, उसकी भी आगे औलाद है, तो वो पोता हुआ। ठीक हो गया। अब इस कंसेप्ट को समझना। अब नीचे एक बेटे की डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। एक बेटे की, कंडीशन ए पढ़ रहे हैं, एक बेटे की नीचे डेथ हो गई। अब जो दादे की विरासत नीचे जानी है, असल शरीयत के तहत देखा जाए तो वो ये है कि जो बेटे की डेथ हो गई है वो एक्सक्लूड हो गया, उसको निकाल दें, उसकी चेन टूट गई, उसकी आगे औलाद है नहीं है उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसके कितने बच्चे हैं उसका कोई लिंक नहीं है, उस बेटे को एक्सक्लूड कर दें। अब जो एक बेटा बच गया वो सारी विरासत उसको जाएगी। ठीक हो गया। कंसेप्ट शरीयत का ये है। लेकिन सेक्शन 4 आया, एक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का। उसने आके कहा कि एक बेटे की जो डेथ हुई है उसकी आगे जो औलाद है उसको भी जाएगा, उसको भी जाएगा, वो भी विरासत के हकदार होंगे। 2 बेटे थे, एक मर गया, एक जिंदा है, एक ही जो भी औलाद है उसको भी जाएगा, और जो जिंदा है उसको भी जाएगा, आगे वो खुद ही नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। सेक्शन 4 ये कहता है। ठीक हो गया। अदरवाइज नॉर्मल ये है कि जो मर गया वो एक्सक्लूड हो गया, लेकिन सेक्शन 4 कहता है नहीं, आगे उसकी औलाद को भी जाएगा। यहां तक क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की एक मैंने साइटेशन पिछली वीडियो में बताई थी, उसके तहत आप जो है वो ले सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 475। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कंडीशन बी पे। कंडीशन बी क्या कहती है? कंडीशन बी कहती है कि यस, अब शरीयत का इस एंगल आ गया कि यस, अब शरीयत के अकॉर्डिंग यतीम पोते को हिस्सा मिल सकता है। इसमें सिंपल सा आपने कंसेप्ट रखना है
यहाँ पे लिख लें सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत नीचे उसको पोते पोती को नवासे नवासी को हिस्सा मिलना ही मिलना है। एक बंदा है, दादा है, ठीक है, उसके आगे 3 बेटे हैं, 1 2 3, ठीक हो गया। तीनों की डेथ हो गई, या चले इसको भी छोड़ें, ये थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी। दादा उसका उसके नीचे एक ही बेटा है, उसकी आगे औलाद है, उसके अंदर भी एक ही बेटा है, उसके अलावा उसका कोई वाली वारिस नहीं है। अब दादे की डेथ हो गई, बाप की डेथ हो गई, अब नीचे बच गया पोता। अब ना दादे का कोई बहन भाई है, ना और कोई वाली वारिस है, अब अकेला पोता बचा हुआ है। तो कंडीशन बी में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर वो पोता, यतीम पोता, सारा का सारा अपने दादे का हिस्सा ले जाएगा विरासत में से। दादा है, उसका आगे बेटा है, आगे उसका बेटा है, पोता आ गया, दादा भी फोत हो गया, बाप भी, उसका नीचे बेटा भी फोत हो गया जो दादे का था। अब एक बच्चा नीचे बैठा है, उसको कहते हैं यतीम पोता, क्योंकि बाप फोत हो गया, यतीम पोता। अब वो जो दादे की विरासत आएगी वो सारी की सारी यतीम पोते को मिल जाएगी, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगी, बाकी सारे महरूम हो जाएंगे उससे, वो सारी की सारी वो ले जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आ जाता है कि कंडीशन ए और बी में ये चीज देखी है कि चाहे वो कंडीशन ए है चाहे वो कंडीशन बी है, एक में आ जाता है नो, शरीयत के तहत नहीं मिल सकता, दूसरे में कह रहे हैं यस, इस सेंस में शरीयत के तहत मिल सकता है। दोनों में इस सेंस में ये है कि आपने सेक्शन 4 का हवाला ही रखना है कि सेक्शन 4 जहां पे भी हिट हो रहा है वो देखता है सक्सेसर्स को, हियर्स को, वारिस को, ठीक है, उसके तहत उसको हिस्सा देता है। आया वो बच्चे हैं, पोते हैं, यतीम पोते पोती हैं, या वो कुछ भी हैं, वो सक्सेसर्स देखता है, उसके तहत देता है। और सबसे पहले सेक्शन 4 देखता है कि सबसे करीबी रिश्ता कौन है, उसको जाएगा। अगर करीबी नहीं, थोड़ा सा उससे दूर, उसको जाएगा। वो भी नहीं मिलता, कोई वारिस तीसरी कैटेगरी में चले जाए, दूर के रिश्तेदार, उसमें मिलेगा। सेक्शन 4 की इंटरप्रिटेशन ये है। उसके बाद कंडीशन बी हो गई, एक लफ्ज आता है इशूलेस, कि हम कह नहीं देते यार ये इशूलेस है, ये इशूलेस है। इशूलेस से मुराद है लावल्द, लावारिस भी कह लें, या इशूलेस से लिख लें आगे कि चाइल्डलेस, मींस चाइल्डलेस लिख लें, मींस उसका कोई ऊपर पेरेंट्स भी नहीं है, ना उसका नीचे कोई औलाद है, उसका कोई वाली वारिस नहीं, उसको कहते हैं इशूलेस, कि यार ये बंदा इशूलेस है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, ये लवारिस है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए नीचे एक हेडिंग लिख लें कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि विरासत डिस्ट्रीब्यूट कब होती है, कब की जाती है, कौन सी कंडीशंस के बाद विरासत जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके आप 4 पॉइंट्स लिख लें। सबसे पहला पॉइंट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्यूनरल एंड बरियल, कफन और दफन। सबसे पहले जो बंदा मर गया उसका जनाजा, उसके बाद उसकी तदफीन, उसको दफन करना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डेट एंड दावर, कर्जा और हक महर। अगर उसके जिम्मे कोई कर्जा या हक महर है वो पहले अदा किया जाएगा, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी विल, अगर उसने वसीयत की है, 1/3 कर सकता है, अगर उसने वसीयत कोई की है तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगी उसी विरासत में से। चौथे नंबर पे पार्टीशन, ये जब सारी चीजें हो जाएंगी, कफन दफन हो गया, उसके बाद जो है वो आपने कर्जा था, कोई हक महर अदा करना था, वो भी हो गया। तीसरा को वसीयत की थी या नहीं की थी, जो भी है वो भी पूरी। चौथे पे आगे देखेंगे, अब तो क्लियर है, कोई इंपेडिमेंट नहीं है, कोई रोक रुकावट नहीं है, अब विरासत डिस्ट्रीब्यूट की जाए नीचे, ठीक हो गया। एक यहाँ पे लफ्ज आता है जिसको कहते हैं तरका। तरका किसको कहते हैं, जो मरने वाले की जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं तरका। कोई आपसे पूछता है यार ये तरका क्या होता है, तो आपने कहना कि जो मर गया ना उसकी जो जायदाद है, उसकी प्रॉपर्टी है,
ٹھیک ہے, وہ موویبل ہے یا اموویبل, واٹ ایور جو بھی ہے, آپ نے اس کو کہنا ہے کہ مرنے والے کی جائیداد کو ترکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جو وراثت میں ڈسٹریبیوٹ ہونی ہوتی ہے. تو یہاں تک تھا, باقی انشاءاللہ نیکسٹ کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے شیئرز کیا ہوتے ہیں, ریزیڈیوریز کیا ہوتے ہیں, اور ڈسٹنٹ کنڈڈ کیا ہوتے ہیں. یہ 3 کلاسز کیا کیا ہوتی ہیں, شیئرر میں کون آتا ہے, ریزیڈیوریز میں کون آتا ہے, اور ڈسٹنٹ کنڈڈ میں کون آتا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.